मुझे कोई बताएगा कि लास्ट लास्ट लाइन क्या लिखवाई थी, मतलब लास्ट क्या चीज था प्रिज्म में? अच्छा, हमने अभी प्रिज्म का मुझे लगता है बस इतना ही लिखा होगा कि प्रिज्म में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट सर्टेन एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। और इससे ज्यादा मैंने शायद नहीं बताया था आपको, है ना? तो मेरा आपने तो लास्ट क्लास लगाई थी, आप बताओ। इतना ही करवाया था ना, ज्यादा तो नहीं? यस सर। चलो ठीक है। अब बनाते हैं, ध्यान से देखना, डायग्राम बनेगा अब प्रॉपर रे डायग्राम। तो एक्चुअली हम लोग निकालने के वाले हैं, हमने निकालना है दो इंपॉर्टेंट, हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। एक तो मैंने बताया था हम निकालेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए फॉर्मूला, और दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला। तो बच्चे फिगर को ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास ये हो गया प्रिज्म, थोड़ा बड़ा बनाना है क्योंकि इस डायग्राम में बड़ा कुछ होएगा अभी। अपने नोटबुक में भी प्रिज्म का डायग्राम बड़ा बनाना है। मान लो ये आ रही है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है बेटा ए से लेके बी तक, दिस इज इंसिडेंट रे ए बी। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो एंगल बनेगा दैट इज I1। इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है एट दिस पॉइंट बी। और फिर ये रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी थोड़ी सी, तो यहाँ जो एंगल बनेगा दिस इज R1। इंटरफेस का नाम दे देता हूँ, इंटरफेस का नाम है PQR। तो PQR इंटरफेस, सॉरी, इंटरफेस है PQ। ये फर्स्ट इंटरफेस है। यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्शन हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 को हम सिंपली I भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जो इंसिडेंट एंगल, जिस एंगल पर रे इंसिडेंट हुई है, ये वो एंगल है। तो I1 को सिंपली I लिख दिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया R1। अब ये रे यहाँ से यहाँ पहुंची, अब दूसरे इंटरफेस पे आ गई, PR इंटरफेस पे। अब सेकेंड इंटरफेस स्टार्ट हो गया, तो फिर से बच्चे क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। यहाँ पर भी हमें एक नॉर्मल बनाना है। ये बना लिया हमने एक नॉर्मल। अब इस नॉर्मल के साथ जो ये एंगल, यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल I2। दैट इज सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो सेकेंड इंटरफेस पे बन रहा है। बेटा इस एंगल I2 को हम लोग डिनोट करेंगे R डैश से। मतलब ये मैंने इसलिए सिंबल दिया R डैश, ये सिर्फ सिंबल है। देखो I1 और R1 का मतलब है कि फर्स्ट इंटरफेस से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह मैं जब I2 और R2 लिखूंगा, उसका मतलब होगा सेकेंड इंटरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पर इन्हें हम कुछ सिंबल दे रहे हैं। जैसे I1 को बोला I, स्टार्टिंग में ये इंसिडेंट एंगल है। इस R1 को सिंपली R बोलेंगे। बेटा ये जो R1 है इसको बोलेंगे सिंपल R। और I2 को मैं अलग सिंबल दे रहा हूँ R डैश, क्योंकि ये साथ साथ है ना, तो एक जैसा सा सिंबल दे रहे हैं। नोट करते रहना साथ साथ में। R1 को R ही बोल दिया। उसके बाद अब क्या होगा, लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और इसके बाहर जो है मीडियम बच्चे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। तो लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रे थोड़ी बेंड हो जाएगी लाइक दिस। तो लेट्स से दिस रे इज, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। तो CD जो है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हमारा बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड वाला। इसको हम लोग एंगल ऑफ एमर्जेंट भी कहते हैं, इसलिए मैं R2 को E से डिनोट कर रहा हूँ। तो बच्चे हमारे पास तीन रेज है। एक तो ये वाली इंसिडेंट रे, ध्यान से सुनना। एक तो ये हो गई इंसिडेंट रे, एक ये हो गई, इस रे को कहते हैं एमर्जेंट रे, जो बाहर निकल रही है रे। और एक ये बीच में रे है, दिस इज रे इनसाइड अ प्रिज्म। ये वाली जो रे है ना,
दिस इज रे इनसाइड अ प्रिज्म। तो 3 रेज होगी। ए बी तो हो गया हमारे पास इंसिडेंट रे, बी सी हो गया रे इनसाइड प्रिज्म, और सी डी हो गया हमारे पास एमर्जेंट रे। डायग्राम में अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस नजर आए तो आप इसको अलग से नाम दे के लिख सकते हो यहाँ पे नीचे कि ए बी है इंसिडेंट रे, बी सी है रे इनसाइड प्रिज्म, और सी डी है एमर्जेंट रे। और एंगल्स को बड़े ध्यान से देखना, I1 क्या है, R1 क्या है, I2 क्या है और R2 क्या है। I1 को मैंने I नाम दिया, R1 को R, I2 को R डैश और R2 को E। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? नो सर। ओके, यहाँ जो एंगल बनेगा दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इसे नाम दे रहे हैं एंगल ए। बच्चे व्हाट इज एंगल ए? इट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। इट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एक तो हमें इसके लिए कोई फॉर्मूला ढूंढना है, और बाकी जितने एंगल्स बन रहे हैं मैं वो जरा मार्क कर दूं। एक एंगल ध्यान से सुनना, एक एंगल बन रहा है पीबीसी, एंगल एंगल पीबीसी। जो एंगल पीबीसी बनेगा वो बनेगा 90 माइनस आर। यहाँ जो एंगल बनेगा एंगल पीबीसी, ये वाला एंगल बच्चे, ये वाला एंगल बनेगा एंगल 90 माइनस आर। देखो ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, नॉर्मल के साथ बनेगा ना एंगल। तो 90 में से अगर हम R1 माइनस कर दें तो आएगा 90 माइनस आर, यानी एंगल पीबीसी। ये सिंपल मैथ्स लगा रहे हैं हम लोग। ये वाला ना कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है, इसे हटा देते हैं यहाँ से। अगर बन गया है कोई बात नहीं। तो ये अपने पास एक एंगल है, यहाँ जो एंगल बन रहा है एंगल पीबीसी, ये बच्चे कितना है? इट इज 90 माइनस R1, और R1 को हमने R बोला है तो इट इज 90 माइनस आर। एक एंगल यहाँ बनेगा बेटा एंगल पीसीबी, ये वाला एंगल। एक एंगल बनेगा एंगल पीबीसी, तो ये बनेगा 90 माइनस I2। 90 क्योंकि ये टोटल एंगल 90 है नॉर्मल के साथ, उसमें से I2 हटा दोगे तो ये एंगल आएगा, और I2 को हमने R डैश बोला है, तो ये एंगल बना 90 माइनस R डैश। तो बेटा एंगल PCB ये बना है 90 माइनस R डैश। यस स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? फिगर से देख के ये एंगल लिख रहा हूं मैं। ओके, अब इसके अलावा अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करते हैं। इंसिडेंट रे एक्सटेंड होने के बाद ऐसे जाएगी, दिस इज द इंसिडेंट रे एक्सटेंड होने के बाद। और एमर्जेंट रे को अगर पीछे प्रोड्यूस करें तो वो यहाँ आएगी लाइक दिस। और ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं पॉइंट ई। तो ई क्या है? ई इंटरसेक्शन पॉइंट है। ई को लिख लेना, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी का अगर मैं ए बी रे को आगे एक्सटेंड करूं और सी डी वाली रे को पीछे एक्सटेंड करूं तो ये इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ई पे, वो है पॉइंट ई। बाकी तो हमने जो बेटा मार्किंग कर रखी है वो तो चल ही रहा है, लाइक दिस एंगल ये हमने मार्क किया था 90 माइनस आर डैश, ये तो लिखे लेना एंगल पीसीबी। अभी यहाँ पे दो एंगल और बने हैं। अभी एंगल, एक एंगल ये बना है यहाँ पे छोटा सा। अब ये जो एंगल यहाँ बन रहा है दिस इज एंगल ईबीसी, एंगल ईबीसी। बेटा ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज एंगल आई माइनस आर। देखो ना, ये टोटल अगर ये एंगल I1 है तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी I1 होगा, वर्टिकली अपोजिट है। I1 में से ये R1 हटा दिया तो यही बचेगा एंगल, तो I1 माइनस R1 यानी I माइनस R एंगल है ये भी फिगर से ही कह रहा हूँ। एंगल EBC आएगा एंगल I माइनस एंगल R। इसी तरह बच्चे एक एंगल यहाँ बन रहा है ये वाला, तो ये जो एंगल बन रहा है ये आएगा एमर्जेंट एंगल माइनस R डैश।
it is E minus R dash, which is angle ECB. Angle ECB is equal to E minus R dash. तो स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देख लो सभी एंगल्स को, कौन सा एंगल कहाँ बना है, और मुझे बताओ कि अगर किसी को ना समझ आए हो। फिगर बड़े ध्यान से बना लो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से बनाओ फिगर, सारे एंगल्स को ध्यान से मार्क करो। बस ये ध्यान देना है कि किस में से क्या माइनस किया है, क्या नहीं माइनस किया है, अकॉर्डिंगली हमने ये एंगल लिख दिए हैं। Done, sir. ओके, सबको समझ आ गया बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, ओके, sir. अब आते हैं आगे डेरिवेशन पर। आपको याद होगा जब मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी प्रिज्म, उसमें मैंने आपको बताया था एक तो हम एंगल ऑफ प्रिज्म निकालेंगे, दूसरा हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। अभी एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ बन रहा है बच्चे? एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया, एमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब वो हम लोग बड़े ध्यान से यहाँ मार्क करेंगे, ये वाला एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस एंगल इज डेल्टा, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अगर आप इस रे को मान लो कि ये ए बी ई से आगे यहाँ कोई पॉइंट नाम दे दो, एफ है ये पॉइंट सपोज, तो बेटा ये जो एंगल बन रहा है ना एफ ई सी एंगल, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल एफ ई सी विच इज इक्वल टू डेल्टा, एंड दिस इज अवर एंगल ऑफ डेविएशन। चलो सारा डाटा इकट्ठा हो गया, कहाँ कहाँ क्या क्या एंगल बन रहे हैं वो सब हमने इकट्ठे कर लिए। हमने एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है और दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, और इनके फॉर्मूले डायरेक्टली लर्न कर लेने आपने, डेरिवेशन तो आनी ही चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल पीबीसी। इन ट्राइंगल पीबीसी, अब बेटा पीबीसी ट्राइंगल को मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ ताकि वहां कंफ्यूजन ना हो। दिस ट्राइंगल इज पी, बी और सी, वहां से पीबीसी ट्राइंगल हटा लिया मैंने साइड में। तो पीबीसी का ये वाला एंगल है एंगल ए, और जो एंगल पीबीसी है दिस इज 90 माइनस आर, यहाँ एंगल बन रहा है 90 माइनस आर, और जो एंगल पीसीबी है दैट इज 90 माइनस आर डैश। ये सब हमने मार्क किए हुए हैं, दिस एंगल इज 90 माइनस आर डैश। इस ट्राइंगल में ये 3 एंगल है, और हमें तो पता है किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे एएसपी। हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर डैश, तीनों एंगल्स का टोटल बैठेगा 180 डिग्री। बेटा दिस 90 प्लस दिस 90 बन गया 180, तो बनेगा ए माइनस आर डैश 90 प्लस 90 180 इज इक्वल टू 180, 180 से 180 उड़ गया, हमारे पास बचेगा ए इज इक्वल टू ये माइनस आर डैश, राइट साइड पे शिफ्ट होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो बनेगा आर प्लस आर डैश। नाउ बेटा ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू सम ऑफ द एंगल्स दिस आर एंड दिस आर डैश। मतलब अगर आप इस फिगर को यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करो, आपको पता होगा यहाँ जो नॉर्मल आ रहा था, यहाँ एक एंगल बन रहा है आर, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, यहाँ एक नॉर्मल आ रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा था दिस इज आर डैश। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ए विच इज दैट इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, वो इन दोनों एंगल्स के इक्वल है। या स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 तक सबको क्लियर है?
Yes, अच्छा, sir. रिफ्लेक्शन आ रही है, मैं हटा देता हूँ. तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रिज्म. कुछ नहीं है, ध्यान से फिगर से एंगल रख लिए. एंगल एक बार लिखे गए, उसके बाद तो सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ये रिजल्ट आ जाएगा. अब इसे डायरेक्ट याद रखना कि एंगल ऑफ प्रिज्म इन दोनों एंगल्स का टोटल होता है जो नॉर्मल के साथ बनता है. आप ऐसा भी कह सकते हो, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट वाले इंटरफेस का, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड वाले इंटरफेस का. इसे हमने I2 कहा था, इसे हमने R1 कहा था. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट इंटरफेस एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेकेंड इंटरफेस. इन दोनों का टोटल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म. चलो वहां तक हो गया. उसके बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब हमें चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला. लिख लिया ना सबने वहां तक? लिख लिया स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके. नाउ अब हम लोग फिर से एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल EBC. ट्राइंगल EBC यानी यहां से इसको प्रोड्यूस किया जहां इंटरसेक्ट हुए. ये छोटा सा ट्राइंगल बीच में बन रहा है, इसको भी अलग से बनाएंगे. ट्राइंगल EBC को अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये ऐसा दिख रहा है. यहाँ है हमारे पास पॉइंट E, यहाँ है पॉइंट B, यहाँ है पॉइंट C. और बच्चे ये इंसिडेंट रेज आ रही है. अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है. नहीं 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 नहीं, यहाँ पर नहीं बन रहा एंगल ऑफ डेविएशन. ECB, हाँ यही बन रहा है. दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ बन रहा है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे जा रही है. कितने एंगल से डेविएट होगी रे? दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. एक एंगल तो ये बन रहा है, ये अलग पॉइंट है, ये डायग्राम अलग है जो अभी चल रहा है. इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया, यहाँ एंगल बन रहा है डेल्टा. एक एंगल यहाँ बन रहा है छोटा सा, दिस एंगल इज I माइनस आर. यहाँ एंगल बन रहा है I माइनस आर. एक एंगल यहाँ बन रहा है, दिस एंगल इज E माइनस आर डैश, E माइनस आर डैश. तो क्या डेल्टा एंगल एक्सटीरियर एंगल है? और अगर हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएं इस ट्राइंगल पे तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है. तो इन दिस ट्राइंगल डेल्टा, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल और these two are interior angles. So using exterior angle property, we can write delta is equal to I minus r plus E minus r dash. अब बच्चे यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आएगी I प्लस E माइनस आर डैश. इन दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा r प्लस आर डैश. अब r प्लस आर डैश को हम लोग लिख सकते हैं एंगल A, इक्वेशन नंबर 1 से. उसके बाद यहाँ आ जाना. नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 we can write angle of deviation delta is equal to angle of incidence plus angle of emergent माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि r प्लस आर डैश जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल है. तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ प्रिज्म. दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. तो अगर हमें एंगल ऑफ प्रिज्म पता है तो उसकी हेल्प से हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ लिख लेना कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लर्न देम डायरेक्टली बिकॉज दीज इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स आल्सो. डिराइव हम लोग कर चुके हैं. यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस पार्ट? No, sir. ओके गुड. नोट कर लो. आई एम गिविंग यू 1 मिनट.
एवरीवन इज मेकिंग देयर ओन नोट्स ना, सबको अपने नोट्स बनाने हैं. यू हैव टू मेंटेन अ नोटबुक दिस टाइम, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. आपको अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है. Yes. जब आप स्कूल आओगे तो वो मैं चेक करूंगा नोटबुक, जितना मैंने पढ़ा दिया हो. एंड स्टूडेंट, जो एक्स्ट्रा क्लास है उसके लिए मैंने यूट्यूब पे डाल दी है. अगर किसी स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लास मिस हो रही है somehow due to any reason because of their tuition etc, तो वो यूट्यूब से देख सकते हैं. सारी एक्स्ट्रा क्लासेस को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, कल मैंने शेयर कर दिया था. ठीक है. Okay, sir. वहां पर एक बेनिफिट और है, यूट्यूब का एक बेनिफिट और है कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है ना कि स्लो चल रहे हैं क्लास में, तो ऑब्वियसली स्लो चलेंगे. यूट्यूब पे ऑप्शन होता है कि आप 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, ×2 की स्पीड पे देख सकते हो. तो किसी को स्लो लगे तो वो अपना टाइम बचाने के लिए वीडियो को फास्ट कर सकता है, और वहां से आप जल्दी जल्दी अपने कवर कर सकते हो. चलो ठीक है. तो दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये याद रखना. अब बेटा एक और चीज हमने अब फाइंड आउट करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये जो प्रिज्म है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा. और इसके अलावा और भी एक है, करेंगे अभी. प्रिज्म से रिलेटेड जो जो बचा है सब करेंगे. सो नाउ अब आप लोग हेडिंग लगाओ बच्चे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. हेडिंग लगाओ. पहले तो हमने पढ़ा एंगल ऑफ डेविएशन, अब हेडिंग लगाओ एंगल ऑफ मिनिमम. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को हम डिनोट करेंगे डेल्टा मिनिमम से, दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो इसमें लिखो फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, for a certain angle of incidence, for a certain angle of incidence, prism deviates. For a certain angle of incidence, prism deviates the light ray. For a certain angle of incidence, prism deviates the light ray by minimum amount. Prism deviates the light ray by minimum amount. ऐसा हर बार नहीं होगा. किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अलग अलग रख के देखिए. एक्सपेरिमेंट किया, ये रफ डायग्राम है, ये नहीं मत बनाना. ये रहा हमारा प्रिज्म. हमने ना यहाँ पे अलग अलग एंगल पर इंसिडेंट रे को इंसिडेंट कराया है. एक एंगल ये लिया, फिर अगली बार ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम कर दिया, कभी बढ़ा दिया. तो ऐसे अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमने जो है अलग अलग रेज को हमने इंसिडेंट करवाया. फिर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर सबके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन चेक किए कि ये रे यहाँ से ऐसे गई, ये ऐसे गई, कोई रे ऐसे गई, कोई रे ऐसे गई. तो सबके लिए हमने क्या किया, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन नोट किया सबका. तो हमने देखा किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आ रहा है. अब कहानी आई कि ये मिनिमम कब आता है. तो बेटा जो आप लिख रहे हो, फॉर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिज्म डेविएट्स द लाइट रे बाय मिनिमम अमाउंट. अब ऐसा कब होगा, आगे कंटिन्यू करो. दिस हैपेंस व्हेन, ऐसा कब हुआ, दिस हैपेंस व्हेन, ऐसा तब हो रहा है बेटा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंट के इक्वल हो. मतलब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि सबसे मिनिमम डेविएशन एंगल उस केस में आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ एमर्जेंट के इक्वल आ जाती है, तभी ऑब्जर्व किया गया. इन दिस केस
in this case ray inside the prism, in this case ray inside the prism becomes parallel to base of the prism. और ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया, in this ray inside the prism becomes parallel to base of prism. क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि हमने अलग अलग इंसिडेंट एंगल बनाए, यहां से रे को इंसिडेंट किया, ये बना लेना, ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब ये वाली रे जो इनसाइड द प्रिज्म है, जब ये प्रिज्म के साथ पैरेलल हो गई, व्हेन दिस रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिज्म, बेस ऑफ द प्रिज्म, इन दैट केस जो यहाँ एंगल ऑफ एमर्जेंट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है, और इस केस में बनने वाला यहाँ जो एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चे, वो सबसे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा था। मतलब इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जब वो एंगल ऑफ एमर्जेंट के इक्वल हो गया और ये वाली रे जो प्रिज्म के अंदर है ये बेस के पैरेलल हो गई, इस कंडीशन पर आकर हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो मिनिमम था, बाकी किसी और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इससे बड़ी वैल्यू थी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो कंडीशन याद होगी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंट के इक्वल होगा। यस और नो? इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear, sir. अब यहां से एक कॉन्सिक्वेंस और आती है, चलो ठीक हो गया, यहाँ पे ये है हमारे पास कंडीशन, दिस हैपेंस व्हेन i इज इक्वल टू e, प्लीज नोट इट डाउन एंड मेक दिस डायग्राम इफ इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज आप मत बनाओ। बस ध्यान रखो कि जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आएगा ये तब होगा जब ray inside the prism will become parallel to base of the prism, and in that case angle I will become equal to angle E, and this condition I is equal to E, this is the condition for minimum deviation in case of prism. यहां तक नोट हो गया सबका? रब कर दूं? Yes, sir. ओके क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ग्राफ भी बनाया गया होगा, तो अब हमें वो ग्राफ भी पढ़ना चाहिए। तो कैसे आई वेरिएशन एंगल ऑफ डेविएशन की, ग्राफिकल वेरिएशन। तो अब हेडिंग लगाओ, वेरिएशन ऑफ angle of deviation delta with angle of incidence, variation of angle of deviation delta with angle of incidence। तो इस एक्सिस पर हमने लिया एंगल ऑफ डेविएशन, इस एक्सिस पे लिया बेटा एंगल ऑफ डेविएशन विच इज डेल्टा, और इस वाले एक्सिस पे हमने लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नाउ हमने देखा स्टार्टिंग में तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था एंगल ऑफ डेविएशन काफी ज्यादा है, देखो इंसिडेंट एंगल कितना कम है, इतना सा है, और इस एंगल पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। फिर जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते गए एंगल ऑफ डेविएशन कम होता गया, इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है। अगर ग्राफ फॉरवर्ड जा रहा है मतलब इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, अगर ग्राफ नीचे आ रहा है मतलब डेविएशन एंगल कम हो रहा है। तो जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके यहाँ पर आकर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम हो गई, इससे नीचे नहीं गया ग्राफ, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। और ये कब अचीव हुआ? ये तब अचीव हुआ जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंट के इक्वल आ रहा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, डेविएशन एंगल कम हो रहा है, यहाँ पर आके मिनिमम हो गया, इससे नीचे नहीं आया ग्राफ। इसके बाद अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो फिर से एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा is the minimum angle when angle of incidence will become equal to emergent angle of emergence. Clear है स्टूडेंट्स? तो ये एक ग्राफिकल वेरिएशन है।
कोई डाउट? आ गया समझ सबको? Yes, sir. ओके, सुनाओ बेटा। फाइनली हमें यह भी पता चल गया कि मिनिमम कब होगा डेविएशन एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो फाइनली एक रिजल्ट का नोट बना लो, रिजल्ट का एक नोट बना लो। रिजल्ट हमारे पास क्या है? when angle of deviation delta is equal to angle of minimum deviation, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा, देन नंबर 1 पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंट के इक्वल होगा। नंबर 2 पॉइंट रे इनसाइड द प्रिज्म become parallel to base of prism. Ray inside the prism becomes parallel to base of prism. And number 3 एंगल R is equal to एंगल R डैश, ये भी इक्वल हो जाते हैं। अगर मिनिमम डेविएशन पर, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, वैसे तो ये कंडीशन है आई ई के इक्वल होना चाहिए, बट उसके साथ साथ ये दो चीजें भी हो जाती हैं। एंगल आर भी एंगल आर डैश के इक्वल है। अब इसको प्रूफ करते हैं, आर डैश के इक्वल कैसे है। इस वाले पोर्शन का प्रूफ भी करते हैं, थर्ड पार्ट का। ना बच्चे, आपको फिगर वही देखनी है जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। नाउ सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ, फर्स्ट इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस, जो पहला इंटरफेस था, एट इंटरफेस पी क्यू, जो फर्स्ट इंटरफेस था, फिगर आपने बनाई हुई है, वहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। वो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बेटा फर्स्ट मीडियम में जो एंगल बन रहा है फर्स्ट इंटरफेस के लिए, ऐसे था ना, ये रफ डायग्राम है, आपकी फिगर बनी हुई है। यहां से ऐसे गई रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज एंगल आर, और ये प्रिज्म के अंदर का हिस्सा है, ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम में एंगल बन रहा है आई, सेकंड मीडियम में एंगल बन रहा है आर। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन आई फर्स्ट मीडियम में डिवाइडेड बाय साइन आर सेकंड मीडियम में। तो फर्स्ट वाले इंटरफेस पे हमने, पी क्यू इंटरफेस पे हमने, ये बनाना मत, ये बना हुआ आपका, फर्स्ट वाले इंटरफेस पे हमने स्नेल्स लॉ लगाया, ये रिजल्ट आ गया। अब इसी तरह स्नेल्स लॉ लगाएंगे सेकंड वाले इंटरफेस पे, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस 2, सेकंड वाले इंटरफेस पे लगाएंगे। सेकंड वाला इंटरफेस है पी आर इंटरफेस पे लगाएंगे। इस वाले इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाए, यहाँ से ऐसे, यहाँ एंगल बन रहा था बच्चे आर डैश, और यहाँ एंगल बन रहा था एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। तो अगर मैं अब लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अब देखो मीडियम 2 में आर डैश एंगल बन रहा है, और बाहर है मीडियम 1, वहां एंगल ई बन रहा है। तो मीडियम 1 में एंगल ई बन रहा है, तो ऊपर आएगा साइन ई, और मीडियम 2 में एंगल आर डैश बन रहा है, तो नीचे आएगा साइन आर डैश। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes, sir. ओके तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया हमने दोनों इंटरफेसेस पर, जो थे हमारे पास, ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो उसके बाद यहाँ आ जाना, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन ई डिवाइडेड बाय साइन आर डैश, साइन ई डिवाइडेड बाय साइन आर डैश, ये आ गया। नाउ फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर हम चाहते हैं कि डेविएशन मिनिमम हो, फॉर मिनिमम डेविएशन हमें पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल आई एंगल ई के इक्वल होता है मिनिमम डेविएशन पर।
तो अगर आई ई के इक्वल है तो साइन आई भी साइन ई के इक्वल होगा, साइन आई भी साइन ई के इक्वल होगा। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 2 में साइन आई और साइन ई कट जाएंगे। तो नाउ इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 कैसी दिखेगी? इन दोनों को इक्वेट किया तो ये बना था इक्वेशन 2। अब हमें मिनिमम डेविएशन पे देखना है क्या आ रहा है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए आई और ई इक्वल है, आई और ई इक्वल है तो साइन आई भी साइन ई के इक्वल होगा। इस वजह से साइन आई और साइन ई दोनों कट जाएंगे। अब इक्वेशन 2 हमारे पास ये रह जाएगी, 1 बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 बाय साइन आर डैश, जिसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं साइन आर डैश इज इक्वल टू साइन आर, और बेटा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आर डैश इज इक्वल टू आर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड कंडीशन लिखी है कि अगर मिनिमम डेविएशन है तो आर भी आर डैश के इक्वल होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब भी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल इमर्जेंट के इक्वल हो जाएगा और आर आर डैश के इक्वल आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पार्ट इन एनी स्टेप। समझ आ गया? Yes, sir. Clear. यस आशीष दीप, यू वांट टू से समथिंग? Clear, sir. Sir, I was saying it's clear. It's ओके। तो बेटा अभी ये डायरेक्टली याद रखना है, ये 3 कंडीशंस है। कंडीशंस कोई एक भी फुलफिल होगी तो बाकी 2 तो अपने आप हो जाती हैं। अब ये I इक्वल टू ई, ये एक्सपेरिमेंटली देखा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा है। बाकी हमने यहाँ से इसको प्रूव कर दिया, आर आर डैश के इक्वल है, इसको प्रूव कर दिया स्नेल्स लॉ लगा के। तो मैं रब कर रहा हूँ, आई होप सबका हो गया होगा। एंड फाइनली द लास्ट पार्ट, फटाफट इसको खत्म कर लेते हैं 5 मिनट में, फिर आपका रे ऑप्टिक्स का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। फिर हम रे ऑप्टिक्स के पार्ट 2 पे शिफ्ट कर जाएंगे, एंड दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इतना बड़ा नहीं है बट काफी अच्छा पार्ट है समझने के लिए, वो हम फिर पार्ट 2 में चले जाएंगे। ना बेटा अब हेडिंग लगाते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे इन दोनों के टर्म्स में, जो इक्वेशन 1 में हमें मिला था और जो इक्वेशन 2 में मिला था। तो ना बेटा पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। हमें तो पता ही है, वी नो दैट बेटा ए जो था दैट इज आर प्लस आर डैश, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म आर प्लस आर डैश के इक्वल होता है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी। एंड ऑल्सो साथ में लिखना, एंड एक चीज हमें यह भी पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दोनों इक्वेशंस हमें ऑलरेडी पता है और ये डायरेक्टली लर्न भी होनी चाहिए। उसके बाद बोलेंगे एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन, जब डेविएशन मिनिमम होगी तो बेटा हमारे पास क्या होगा? एक तो आर आर डैश के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल आई जो है वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आर आर डैश के इक्वल है, एंगल आई एंगल ई के इक्वल है, ये दोनों रिजल्ट इन इक्वेशंस में यूज करते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश आर के इक्वल है, तो आर प्लस आर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर। एंड यही सेम रिजल्ट यहां अप्लाई करेंगे तो डेल्टा बन जाएगा, डेल्टा मिनिमम आई प्लस ई, आई और ई इक्वल है
तो आई प्लस आई बन जाएगा 2i माइनस ए। अब यहां से बच्चे हम लोग निकाल देंगे एंगल आर की वैल्यू। यहाँ एंगल आर की वैल्यू आएगी a/2 और यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे एंगल आई की वैल्यू। एंगल आई की वैल्यू आएगी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स एक बार चेक करो किसी स्टेप में कोई डाउट है? देखो जो सबसे टॉप पे जो इक्वेशंस लिखी हैं वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। फिर हमने उस पर कंडीशन अप्लाई कर दी मिनिमम डेविएशन वाली कि मिनिमम डेविएशन के लिए आर आर डैश के इक्वल होना चाहिए और आई ई के इक्वल होना चाहिए। फिर ये दोनों रिजल्ट्स हमने पुट कर दिए ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस में। तो वहां से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया इन टर्म्स ऑफ एंगल ए and in terms of angle delta minimum. Please tell me, is there any doubt in this part? No sir. अब आप सोच रहे होंगे कि I और R क्यों निकाला? तो बेटा एंगल I और एंगल R इसलिए निकाले हैं क्योंकि जब मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा तो उसमें आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा टॉपिक है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो उसमें हमें I और R की जरूरत पड़ेगी। तो अभी जैसे यहाँ देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस। पहले वाले इंटरफेस पे चिप लगा देंगे एट इंटरफेस PQ, फर्स्ट वाले इंटरफेस पे लगाएंगे। तो बेटा वो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ बनेगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ये मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई और आर की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, ये रही आई ये रहा आर। इनको पुट करेंगे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा प्रिज्म का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स इज गिवन बाय साइन आई। तो बेटा आई की जगह वी विल पुट दिस वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाय 2, दिस इज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आर की जगह पुट करेंगे a/2, ये बनेगा साइन आर और आर की जगह पुट कर देंगे a/2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। लिख लेना, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म with respect to surroundings, with respect to medium 1 यानी surrounding, with respect to surroundings in terms of angle A and in terms of angle of minimum deviation। तो कई बार आपको दे देते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, कुछ वैल्यू दे दी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम की वैल्यू दे दी और बोलेंगे व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो यू कैन फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. चलो दैट्स वेरी गुड। नाउ कई बारी ना कुछ जगह पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। अब वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये है फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला, पर अब वो स्पेशल केस में आ गया। इसी ये है रिजल्ट तो यही है, अब इसका स्पेशल केस लिखेंगे। ये सबने नोट कर लिया होगा स्पेशल केस में। स्पेशल केस क्या है? और अ थिन प्रिज्म। अगर बेटा प्रिज्म बहुत पतला सा है, अगर प्रिज्म बहुत पतला सा है, बहुत पतला सा प्रिज्म है, तो क्या होगा, बहुत पतले से प्रिज्म के लिए ये जो एंगल आई और एंगल आ रहे हैं बहुत छोटे बनेंगे। तो ये साइन साइन हटा सकते हैं हम लोग, वी कैन रिमूव दिस साइन, क्योंकि पतला सा प्रिज्म है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। ये मैंने पहले भी यूज किया है कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाता है।
तो यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रिज्म बहुत छोटे हैं, पतला सा प्रिज्म है, एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, और छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसी इक्वेशन में साइन साइन हटा सकते हैं, फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये बनेगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ए बाई 2, ये आ जाएगा। इसको बच्चे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड होगा जब हमारा प्रिज्म पतला होगा, थिन प्रिज्म के लिए ये स्पेशल केस है, अदरवाइज यही फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये a बाई 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a बाई 2 इंटू एन, मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n21 को हमने वैसे लिख लिया, n21 इज इक्वल टू n, ये बन गया डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 उड़ गया, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे बन गया n इंटू ए, ये वाला प्लस है इधर आया तो माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, यहाँ से a बेटा कॉमन ले सकते हैं, a इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। कई बार ऐसा होता है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने का ये फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, बट ये फॉर्मूला है इसके लिए फॉर अ थिन प्रिज्म, ये सिर्फ तभी वैलिड है अगर हमारा प्रिज्म पतला है, तब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये जो राइट साइड पे फॉर्मूला लिखा है यही अप्लाई करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. So finally your part 1 of ray optics